आज का हम लोग का टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। हम लोग बौद्ध धर्म अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जैन धर्म भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मगध के उत्कर्ष पे। मगध के उत्कर्ष में हम लोग 3 वंश को आज पढ़ेंगे, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। ठीक है, सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हर्यक वंश पे। हर्यक वंश से पहले भी एक वंश हुआ है, लेकिन उसकी जो जानकारी है वो बहुत ही कम जगह मिलती है, तो पहले उसी को देख लेते हैं हम लोग। हर्यक वंश से पहले एक वंश आया था जिसका नाम था बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश के जो शासक थे उनका नाम भी बृहदत्त ही था। इनके बेटे का नाम जरासंध था। जरासंध का युद्ध हुआ था भीम के साथ, और इस युद्ध को मल्ल युद्ध कहा गया था। जरासंध के बेटे का नाम था सहदेव, और सहदेव के बेटे का नाम था रुपुंजय। तो देखते हैं इसको फटाफट। बृहदत्त वंश, बृहदत्त वंश के जो शासक थे वो कौन थे? खुद बृहदत्त थे। बृहदत्त का बेटा जरासंध। जरासंध का युद्ध हुआ था भीम के साथ। जरासंध और भीम का युद्ध हुआ था, जिस युद्ध को क्या कहते हैं? मल्ल युद्ध। मल्ल युद्ध। जरासंध का बेटा था, जरासंध का बेटा था सहदेव। सहदेव, और सहदेव के बेटे का नाम था रुपुंजय। रुपुंजय, ठीक है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या पढ़ा? बृहदत्त वंश। बृहदत्त वंश का शासक बृहदत्त, उसके बेटे का नाम जरासंध। जरासंध का युद्ध किसके साथ? भीम के साथ, और उस युद्ध को क्या कहा? मल्ल युद्ध। जरासंध के बेटे का नाम सहदेव, और सहदेव के बेटे का नाम रुपुंजय। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं हर्यक वंश पे। हर्यक वंश की स्टार्टिंग करीबन 544 से 412 बीसी में हुई है। बीसी मतलब ईसा पूर्व, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हर्यक वंश में 4 राजा हुए हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बिंबिसार की, जो प्रथम शासक थे। हर्यक वंश के संस्थापक जो थे वो बिंबिसार थे। उसके बाद बिंबिसार के बेटे अजातशत्रु, फिर अजातशत्रु के बेटे उदयन, और फिर उदयन के बेटे नागदशक। ठीक है, तो बिंबिसार की अगर बात करें तो बिंबिसार का टाइम पीरियड 544 से 492 बीसी रहा है। बिंबिसार जो था, उन्होंने अपनी राजधानी मगध में सबसे पहले उन्होंने गिरिब्रज अपनी राजधानी बनाई थी बिंबिसार ने। उसके बाद उन्होंने मगध में अपनी राजधानी राजगृह बनाई। राजगृह इनकी दूसरी राजधानी है, पहली राजधानी इनकी गिरिब्रज है। ठीक, तो बिंबिसार जो थे, इन्होंने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। मतलब बिंबिसार ने अपने साम्राज्य विस्तार पर बहुत बल दिया, और इनकी जो नीति थी साम्राज्य विस्तार की, वो 2 नीतियां थी। पहला वैवाहिक संबंध बनाना, और दूसरा मैत्री संबंध बनाना। वैवाहिक संबंध कैसे? कि बिंबिसार ऐसे राजाओं को ढूंढते थे जिनकी एक ही बेटी हो, और उनकी बेटी से ये विवाह कर लेते थे, और उनका जो पूरा साम्राज्य होता था वो बिंबिसार का हो जाता था। तो वैवाहिक नीति इन्होंने ऐसी अपनाई, और जो मैत्री संबंध था उसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। जो बिंबिसार थे, इनके टाइम पे इन्होंने, अभी बताते हैं, मैप में समझते हैं इसको। यहाँ पे क्या है? मगध है ना। मगध से ऊपर क्या है? वैशाली। बिंबिसार शुरू से ही वैशाली पर अपना अधिकार करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने वैशाली पर आक्रमण भी किया, लेकिन ये पराजित हो गए, ये असफल हो गए। पराजित तो नहीं कहेंगे, ये असफल हो गए। ठीक है, तो बिंबिसार ने वैशाली पर आक्रमण किया था, लेकिन ये असफल हो गए उस आक्रमण में। और यहाँ पे क्या है? अंग। महाजनपद में हम लोगों ने पढ़ा है ये सब। अवंती। तो सबसे पहले
तो इन्होंने वैशाली पर आक्रमण किया, वहां पे ये असफल हो गए। बिंबिसार ने अंग को अपने अधीन कर लिया, अंग का जो क्षेत्र था वो उन्होंने अपने अधीन कर लिया। अंग के राजा ब्रह्मगुप्त थे, अंग के राजा ब्रह्मगुप्त थे। अंग पर इन्होंने आक्रमण किया और वहां के जो राजा थे ब्रह्मगुप्त, उन्हें पराजित कर अंग पर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया। तो अंग पर तो इन्होंने आक्रमण करके अपना अधिकार करा, लेकिन अवंती पर इन्होंने मैत्री संबंध बनाए। कैसे? अवंती के राजा थे उस समय चंद्रप्रदोत की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो गई थी, उन्हें पांडी रोग हो गया था। तो उनका जो इलाज था वो कहीं भी नहीं हो पा रहा था, उनकी जो राजवैद्य थे वो भी असफल हो गए थे उनका इलाज करने में। तो इस वजह से जो बिंबिसार थे, इन्होंने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती भेजा था, और जीवक ने चंद्रप्रदोत, अवंती के जो शासक थे चंद्रप्रदोत, उनका इलाज करा और वो ठीक हो गए। तो तब से जो चंद्रप्रदोत थे ये बिंबिसार के अधीन आ गए। तो बिंबिसार का मैत्री संबंध किसके साथ थे? अवंती के राजा चंद्रप्रदोत के साथ, और आक्रमण कर जीता क्षेत्र कौन सा था? अंग, जहां के राजा कौन थे? ब्रह्मगुप्त। ठीक है। जो बिंबिसार थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उनकी जो पत्नी थी, उनकी पत्नी मद्र देश की राजकुमारी थी जिनका नाम था खेमा। तो जो खेमा थी वो भी भिक्षुणी बन गई थी आगे चल के बौद्ध धर्म में। बिंबिसार भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बिंबिसार की हत्या उनके खुद के बेटे अजातशत्रु ने की थी। अब हम लोग पढ़ेंगे अजातशत्रु के बारे में, पहले ये देख लेते हैं। तो प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। द्वितीय राजधानी राजगृह। साम्राज्य विस्तार की नीति में कौन कौन सी नीतियां थी? एक तो वैवाहिक संबंध बनाना और दूसरा मैत्रीपूर्ण संबंध पर बल देना। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? मद्र देश की राजकुमारी थी खेमा जिनका नाम था, और बौद्ध भिक्षुणी थी, वो आगे चल के बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मैत्री संबंध इनकी किसके साथ थे? अवंती के राजा चंद्रप्रदोत के साथ। और आक्रमण करके जीता क्षेत्र कौन सा था? अंग, जहां के राजा कौन थे? ब्रह्मगुप्त। ठीक। अब मगध की प्रथम विजय अंग शासक ब्रह्मगुप्त को पराजित करके, अंग इनकी प्रथम विजय थी। और बिंबिसार की जो हत्या थी वो इनके खुद के बेटे अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु भी एक महान शासक थे। अजातशत्रु ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता के नाम से जाना जाता है, और अजातशत्रु को कुणिक नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अजातशत्रु की। अभी तक हमने पढ़ा बिंबिसार के बारे में कि बिंबिसार के समय में राजधानी कौन सी थी? राजगृह थी। पहली राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज थी। दूसरी राजधानी राजगृह थी। बिंबिसार ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। साम्राज्य विस्तार में उसने दो नीतियों को अपनाया, पहला वैवाहिक संबंध बनाना और दूसरा मैत्री संबंध बनाना। जो अवंती के राजा थे चंद्रप्रदोत, अवंती के राजा चंद्रप्रदोत के साथ बिंबिसार का मैत्री संबंध था। और जो अंग के राजा थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त, ब्रह्मगुप्त के साथ उनका मैत्री संबंध नहीं था, बल्कि अंग को उन्होंने आक्रमण करके जीता था। उसके बाद हमने ये पढ़ा कि जो बिंबिसार थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और बिंबिसार की जो हत्या थी वो उनके खुद के बेटे अजातशत्रु ने की थी। अभी हमने इतना सब कुछ कंप्लीट किया, अब हम आ जाते हैं अजातशत्रु पे। तो जो अजातशत्रु है ये भी एक महान शासक है, और अजातशत्रु ने क्योंकि अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए अजातशत्रु को पितृहंता और कुणिक के नाम से भी जाना जाता है। अजातशत्रु का पहला युद्ध जो था वो कौशल नरेश के साथ हुआ था, और पहले ही युद्ध में इन दोनों कौशल नरेश और अजातशत्रु के बीच में संधि हो गई थी। उसका कारण क्या था कि अजातशत्रु और कौशल नरेश के बीच दो युद्ध हुए थे, जिसमें दोनों ही युद्ध में एक बार अजातशत्रु जीते थे और एक बार कौशल नरेश जीते थे, और यही कारण था कि उन दोनों के बीच में संधि हो गई। और जैसे ही इन दोनों के बीच में संधि हुई, वैसे ही कौशल नरेश ने अपनी बेटी वज्रा का विवाह अजातशत्रु के साथ करा दिया।
अब अजातशत्रु भी वैशाली पर अपना अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि बिंबिसार ने अंग और अवंती पर अपना अधिकार कर लिया था। वैशाली पे भी अपना अधिकार करना चाहते थे, लेकिन वैशाली पे अधिकार करने में असफल रहे थे। तो अजातशत्रु अब वैशाली पे अपना अधिकार करना चाहते थे। तो धीरे धीरे इनका क्षेत्र विस्तार बहुत अधिक हो गया था। अजातशत्रु ने वैशाली पर सीधे अपना आक्रमण नहीं करा। अजातशत्रु ने पहले योजना बनाई, और योजना के दौरान उन्होंने अपने एक गुप्तचर वर्षकार को वैशाली भेजा था। वर्षकार ने वैशाली में जाके सारी योजना को अपना आकलन किया, और उसके बाद उस अजातशत्रु ने वैशाली पर अपना आक्रमण किया और वो वहां पे विजयी हुए। उस समय वैशाली के जो राजा थे उनका नाम था चेटक। तो चेटक को पराजित करके अजातशत्रु ने वैशाली को अपने अधिकार क्षेत्र में कर लिया। अजातशत्रु ने ही राजगृह राजधानी की किलेबंदी करवाई थी। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं। हाँ, युद्ध के दौरान जो एक अजातशत्रु ने गुप्त अस्त्रों का प्रयोग किया था, वो थे, एक तो महाशिलाकंटक था और दूसरा रथ मूसल था। तो ये दो ऐसे इनके शस्त्र थे जिनका प्रयोग इन्होंने किस युद्ध में करा? जो युद्ध इनका चेटक के साथ हुआ था वैशाली में। अजातशत्रु के बारे में बौद्ध संगीति में भी जानकारी मिलती है। प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के टाइम पे हुई थी, जो कहाँ पे हुई थी? स्थान क्या था? राजगृह था। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं फटाफट। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करी, इसलिए उनको दो नाम से जाना गया, एक तो पितृहंता और एक कुड़िक। प्रथम युद्ध इनका कौशल नरेश के साथ हुआ था और दोनों में संधि हो गई थी। अजातशत्रु का विवाह वज्रा के साथ हुआ, जो कौशल नरेश की बेटी थी। दूसरा युद्ध, पहला युद्ध तो ये हुआ, दूसरा युद्ध इनका चेटक के साथ हुआ वैशाली में। और वैशाली में इन्होंने अपने गुप्तचर को भेजा था। किसने भेजा था? अजातशत्रु का गुप्तचर था। अजातशत्रु का गुप्तचर जिसका नाम था वर्षकार। अजातशत्रु ने अपने गुप्तचर को कहाँ भेजा था? वैशाली में, जहां उसने पूरी योजना का आकलन लिया। उसके बाद अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया और इसने दो गुप्त अस्त्रों का प्रयोग किया था, एक तो महाशिलाकंटक था और दूसरा रथमूसल था। अजातशत्रु अपने शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, और अजातशत्रु ही ऐसा शासक है जिसके शासनकाल में, जिसके समय में महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों की ही मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों की मृत्यु किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और अजातशत्रु का शासनकाल, या ऐसे भी पूछ सकता है कि किस वंश के टाइम पे हुई थी? तो वो कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। ठीक है, तो अजातशत्रु ने राजगृह की क्या की थी? किलेबंदी की थी। अब क्योंकि बिंबिसार ने अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी, और अजातशत्रु की हत्या उसके बेटे उदयन ने की। उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करी और वो गद्दी पे बैठ गया। उदयन ने राजधानी को बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया था। ठीक है, तो राजधानी अभी तक कितने राजाओं ने बदली है? सबसे पहले तो बिंबिसार ने, सबसे पहले उसने गिरिव्रज करी, उसके बाद राजगृह कर दी। अजातशत्रु ने राजधानी तो नहीं बदली, लेकिन राजधानी की किलेबंदी करवाई थी राजगृह की। उसके बाद उदयन आए, उदयन ने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र में बदल दिया था। अब उदयन के बारे में पढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं उदयन का शासनकाल। तो उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या किसने की थी? उदयन ने। उदयन के समय राजधानी राजगृह से बदली, और क्या कर दी उसने? उदयन के समय राजधानी क्या हो गई थी? पाटलिपुत्र
पाटलिपुत्र। ठीक है। उदयन का बेटा था नागदशक। नागदशक, ठीक है। उदयन का बेटा था नागदशक। तो उदयन के बारे में इतना ही है कि उदयन ने अपने ही पिता की हत्या कर दी थी, जिनका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या उदयन ने की थी। उदयन क्योंकि जो उदयन था, उदयन ने ये देखा कि अगर टेढ़ा मेढ़ा बने, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे था मगध, ठीक है। यहाँ पे था वैशाली, यहाँ पे था अंग, यहाँ पे था अवंती। ठीक। तो स्टार्टिंग बिंबसार ने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? मगध से। मगध के राजगृह से उसने अपनी राजधानी राजगृह बनाई। और मगध से अवंती पर किसने शासन किया? बिंबसार ने। अवंती को अपने अधीन किसने किया? बिंबसार ने। उसके बाद उसका बेटा है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने वैशाली पर अपना अधिकार कर लिया। तो अब मगध जो एक पॉइंट से शुरू हुआ था, वो अब इतने क्षेत्र में फैल चुका था। तो जो अजातशत्रु का बेटा था उदयन, देखो, जो बिंबिसार था उसने राजधानी राजगृह करी। जो अजातशत्रु था उसने राजधानी राजगृह ही रखी रहने दी, लेकिन उसकी किलेबंदी करवा दी। अब जो उदयन आया, उदयन ने राजधानी को राजगृह से बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया। यहाँ पे है पाटलिपुत्र। तो इसने राजधानी को पाटलिपुत्र कर दिया। ठीक है, बिहार में है पाटलिपुत्र। तो उदयन ने राजधानी को पाटलिपुत्र किया। उसके बाद उदयन का बेटा था नागदशक। नागदशक बहुत महान शासक नहीं था, बहुत योग्य शासक नहीं था। नागदशक का सेनापति था नागदशक। तो उदयन के बाद जब नागदशक गद्दी पर बैठा, तो नागदशक का सेनापति था जिसका नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने हत्या कर दी अपने ही राजा की, जिसका नाम था नागदशक। ठीक। तो यहाँ तक चीज समझ में आई। हम लोगों ने बिंबिसार के बारे में पढ़ा, अजातशत्रु के बारे में पढ़ा। फिर हमने देखा कि अजातशत्रु की हत्या किसने करी थी? उदयन ने, जो उसका खुद का बेटा था। फिर जब हम उदयन के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि उदयन ने जो राजगृह राजधानी थी उसको बदलकर उसने पाटलिपुत्र राजधानी कर ली थी। अब हम लोग बात करते हैं शिशुनाग वंश में। शिशुनाग वंश में जो शिशुनाग थे, शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से राजधानी को बदला और उन्होंने वैशाली कर दिया। ठीक है। शिशुनाग वंश में कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस शिशुनाग वंश के जो महान शासक हैं वो है कालाशोक। कालाशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति आई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगीति आई थी कालाशोक के शासन काल में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं शिशुनाग ने हत्या की थी अपने राजा नागदशक की। ठीक है, नागदशक की राजधानी इस समय कौन सी थी? वैशाली। वैशाली राजधानी थी। शिशुनाग के बाद कौन सा राजा आया था? कालाशोक ने पुनः राजधानी को वैशाली से क्या कर दिया था? पाटलिपुत्र कर दिया था।
पाटलिपुत्र कर दिया था। कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति आई थी। कालाशोक के शासन काल में द्वितीय बौद्ध संगीति आई थी। और अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये वंश यहीं पे ही खत्म होता है। जो हमारा शिशुनाग वंश था उसमें बहुत ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट, मतलब इंपॉर्टेंट तो है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो राजधानी बेस्ड बनेगा कि शिशुनाग के समय राजधानी क्या थी, या फिर कालाशोक के समय राजधानी क्या थी, या कालाशोक के शासन काल में कौन सी बौद्ध संगीति थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जो शिशुनाग था उसके समय जो राजधानी थी पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली की गई और फिर कालाशोक ने पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र राजधानी को कर दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे नंद वंश के बारे में। अब हम लोग नंद वंश देख लेते हैं। नंद वंश की शुरुआत करीबन 344 से 322 बीसी में हुई है। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद खुद थे। महापद्मानंद नंद वंश के संस्थापक थे। और नंद जो महापद्मानंद थे एक महान शासक थे। इन्होंने अनेक राज्यों पर अपनी विजय हासिल की थी। अगर कलिंग विजय की बात करें तो कलिंग विजय की जानकारी कहाँ मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख में मिलती है। जो कलिंग नरेश खारवेल के समय में एक हाथी गुफा अभिलेख था जिसमें कलिंग विजय की जानकारी मिलती है। इन्होंने कलिंग विजय करके कलिंग में नहर निर्माण भी कराया था कृषि के लिए। और जो नंद वंश है, पुराणों में नंद वंश को शूद्र कहा जाता है। मतलब पुराणों में नंद वंश के बारे में शूद्र कहा जाता है कि शूद्र थे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे घनानंद की। घनानंद के बारे में कुछ ज्यादा तो नहीं, लेकिन घनानंद के टाइम पे जो पश्चिमोत्तर भारत है, मतलब भारत का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो पश्चिमोत्तर भारत है उसमें यूनानी मुकुंद दुनिया से मुकुंदुनिया से यूनानी सिकंदर भारत आए थे, भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में और इन्होंने यूनानी सत्ता की स्थापना की थी। ठीक है, घनानंद के समय चंद्रगुप्त और कौटिल्य ने मिलकर जो घनानंद था उस पर आक्रमण किया था और घनानंद का अंत कर दिया था, उसको उनकी हत्या कर दी थी। और घनानंद के बाद जैसे ही चंद्रगुप्त और कौटिल्य ने घनानंद पर आक्रमण करके उसकी हत्या करी, वहीं से ही जो नंद वंश था वो खत्म हो जाता है और फिर मौर्य वंश की शुरुआत यहाँ से होती है। तो मगध का उत्कर्ष हम लोग का अब कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले हम लोगों ने हर्यक वंश पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने 4 राजाओं के बारे में पढ़ा। सबसे पहले बिंबिसार, फिर उनके बेटे अजातशत्रु और फिर उनके बेटे उदयन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने नागदशक के बारे में पढ़ा जो अंतिम शासक थे। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक। नागदशक की हत्या किसने करी? नागदशक के सेनापति शिशुनाग ने। उसके बाद शिशुनाग वंश शुरू हो गया। शिशुनाग में हमने 2 शासकों के बारे में पढ़ा, एक तो खुद शिशुनाग के बारे में हमने पढ़ा और फिर हम लोगों ने कालाशोक के बारे में पढ़ा जो महान शासक थे। उसके बाद हम लोग आ गए नंदवंश पे। नंदवंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मानंद। और उसके बाद हम लोगों ने घनानंद के बारे में पढ़ा। लेकिन इन सब में अगर हम लोग कहें कि सबसे पहले शासक कौन थे मगध के उत्कर्ष में, सबसे पहले शासक कौन थे, ये सबसे पहला वंश कौन सा था, तो वो कौन सा कहलाएगा? बृहदत्त वंश, जिसके बारे में सबसे पहले बताया था। और बृहदत्त वंश के संस्थापक कौन थे? खुद बृहदत्त थे। और फिर उनके बेटे जरासंध थे। जरासंध का युद्ध भीम के साथ हुआ
जिस युद्ध को मल्ल युद्ध कहा गया। और फिर जरासंघ के बेटे का नाम क्या था, सहदेव, और सहदेव के बेटे का नाम रुपुंजय। तो हम लोगों ने मगध का उत्कर्ष कंप्लीट कर लिया है। और अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में।